मोतिहारी से लगातार विधायिका रही और राज्य सरकार में मंत्री भी रही और 1998 में मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को हरा चुकी थी और उन पर बीजेपी ने दांव आजमाया और पहली बार शिवहर के इतिहास में भाजपा ने अपना कमल खिला दिया और रमा देवी अपनी जीत को बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगा दी। अभी तक जो उनका कैंपेन चल रहा है रितु जायसवाल का, आक्रामक कैंपेन चल रहा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रितु जायसवाल के लिए कि रमा देवी बैस बिरादरी से आती थी। यह सीट भाजपा से चला गया जदयू में, तो बैस वोटरों में नाराजगी है। राणा रंजीत जो है MIM से चुनाव लड़ रहे हैं और वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अब की बार चुनाव जाति आधारित हो ही रहा है। जिस तरह से जाति आधारित गणना हुई उसका इम्पैक्ट बिहार में दिख रहा है। ऐसे मतलब वहाँ निर्णायक लगभग 20 से 25% के करीब में है। उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद में राजपूत हैं और दलित महादलित लगभग 22 से 23% है। पवन जायसवाल बड़ा चुनावन वगैरह करते फिर रहे थे और इस बार लोकसभा चुनाव में तो खैर ये राधा मोहन सिंह के साथ नजर आए हैं, लेकिन वो ढाका उनका इलाका है। ढाका विधानसभा के वो विधायक हैं और वैसे समुदाय से आते हैं। रमा देवी जी भी वैस थी। मैदान अब सजेगा जब नेताजी लोगों का हेलीकॉप्टर उतरेगा, भीड़ से आकलन होगा कि कौन कितना पानी में है। STV न्यूज पर आप देख रहे हैं तमाशा 2024 का और आज के इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कुछ होने जा रहा है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। शिवहर लोकसभा एक क्षेत्र जो 1977 में अस्तित्व में आया था और अब तक का इसका क्या इतिहास रहा है, मौजूदा समय में राजनीतिक हलचल के बीच क्या कुछ इस सीट पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, वो तमाम जानकारियां आपसे हम साझा करेंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर से शशि तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए, तो शिवहर आपका इलाका भी है, इसलिए हम शिवहर से जो है ख़ास तौर से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो एनालिसिस होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। अभी चूँकि नाम वापसी का दौर ख़त्म हो गया है, कल नाम वापसी हो चुका है और कुल 12 प्रत्याशी मैदान में रह गए। सही बात है। मुख्य मुकाबला तो जो है, जैसा कि अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से महागठबंधन और इंडिया गठबंधन और NDA के बीच देखने को मिल रहा है। इसमें त्रिकोणीय और चौकोनीय लड़ाई बनाने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले हम आपसे शशि जी ये जानना चाहेंगे कि इस लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है अब तक का। यह शिवहर लोकसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आया जी। उससे पहले 1953 में मुजफ्फरपुर उत्तर पश्चिमी सीट से यह क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन 1977 में नई परिसीमन हुई और यह शिवहर स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। इस सीट से बिहार के नहीं पूरे देश के सहकारिता आंदोलन के जनक महान स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर जुगुल किशोर सिन्हा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे भी इस सीट से सांसद रहे हैं। उन्हीं के सहकारिता आंदोलन से प्रभावित हो पहले सांसद वही थे जब मुजफ्फरपुर उत्तर पश्चिम सीट हुआ करता था शिवहर, तो सांसद थे ठाकुर जुगुल किशोर सिन्हा जो शिवहर के बने थे। तो 1977 में मान लीजिए कि अगर पहले वो सांसद बने थे, तो एक चीज़ और मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लोकसभा क्षेत्र बना और ये जब शिवहर जिला बना, दोनों में डिफरेंस था। कब जिला बना और कब जो है लोकसभा तो 1977 में बना। मुजफ्फरपुर ही जिला हुआ करता था जी। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी अलग हुआ और सीतामढ़ी के बाद में शिवहर अलग हुआ है। जब रघुनाथ झा जी मतलब बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, लालू यादव के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, तो उनके अथक प्रयास से शिवहर को जिला बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मान लीजिए कि पूरे बिहार के सबसे छोटे जिलों में से शिवहर शामिल है और एक अनुमंडल का जिला है और उसके संसदीय क्षेत्र पूर्वी चंपारण और एक शिवहर और सीतामढ़ी के मिला के 3 जिलों में उसकी संसदीय क्षेत्र बटी हुई है। पूर्वी चंपारण का चिरैया, मधुबन, ढाका और शिवहर का प्रॉपर शिवहर और सीतामढ़ी का बेलसंड और रीगा मिला के शिवहर संसदीय क्षेत्र आज के तारीख में जो आपको दिखाई देता है। पहले भी पूर्वी चंपारण का ढाका और चिरैया हुआ करता था, लेकिन 2008 में जो नई परिसीमन लागू हुई और 2009 में जब हुआ तो शिवहर में मधुबन समाहित हो गया जी।
नहीं तो मधुबन उससे पहले मोतिहारी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था जी। तो इसका इतिहास क्या, आप जुगल किशोर जी के बाद जो है उसके बाद में अन्य लोग भी सांसद बने, कहा 1953 से लेकर 2077 के बीच में कई लोग सांसद बने, लेकिन 1977 में जब शिवहर पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया तो ठाकुर गिरजानंदन सिंह इंदिरा गांधी हराव की लहर में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 1980 से 1984 दो चुनाव में, 1980 में और 1984 में ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा जी की पत्नी थी रामदुलारी सिन्हा, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती और इस दरमियान वे केंद्र में मंत्री भी रही और आगे चलकर 1989 से लेकर 90 तक वो केरल की राज्यपाल भी बनी रही जी। केवल बहुत ही वेल एजुकेटेड महिला थी वे। ये शिवहर बेस्ड ही थी, शिवहर की थी? नहीं, शिवहर की नहीं थी, उनके पति थे सीतामढ़ी के जी। सीतामढ़ी में डुमरा जगह है, वहीं के वो रहने वाले थे और शिवहर की राजनीति में थे। मुजफ्फरपुर और शिवहर और सीतामढ़ी एक ही क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन ये रामदुलारी सिन्हा रहने वाली थी गोपालगंज की। अच्छा। गोपालगंज से भी वह एमएलए जीत चुकी थी। अच्छा। और बिहार के सरकार में भी वह मंत्री रही है 1977 तक। और उसके बाद 1989 में हरिकिशोर सिंह चुनाव जीते, जो एक ब्यूरोक्रेट्स थे और विभिन्न देशों में राजदूत की अपनी सेवा दे चुके थे। तो इंडियन पीपुल्स फ्रंट नामक पार्टी से 1989 में उन्होंने जीत का परचम फहराया। तो वे केंद्र में बीपी सिंह के सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने थे जी। और उसके बाद 1991 में भी हरिकिशोर सिंह जनता दल के टिकट पर जीतने में सफल रहे। लेकिन 1991 में हरिकिशोर सिंह जीते, लेकिन 1996 में यह सीट आनंद मोहन को जनता दल ने दे दी और आनंद मोहन सिंह ने इस तरह शिवहर में अपना पदार्पण किया और 1996 में आनंद मोहन पहली बार शिवहर से जीतने में सफल रहे। और इन्होंने उसके बाद फिर 1996 भी जीता, 1998 भी जीता। आनंद मोहन दैट टाइम जो है जेल में थे। हाँ, और पहली बार मुझे याद है कि उनके दोनों बच्चे और हथकड़ी वाली जो तस्वीर से जो है पोस्टर लगा करके चुनाव प्रचार किया जाता था, मेरे पापा निर्दोष हैं, उन्हें बचा लीजिए। उसके बाद 1998 में आनंद मोहन सिंह राष्ट्रीय जनता पार्टी एक नई दल से चुनाव लड़े और वे जीत गए। क्या है कि इससे चित्तौड़गढ़ का तगमा जो प्राप्त था, इसलिए आनंद मोहन आया, चाहे जो कोई आया जीत जाता था। लेकिन 1999 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अनवारुल हक साहब मैदान में आए और उन्हें जीत मिले, लेकिन जीत का अंतराल काफी कम था और आनंद मोहन जी उस हार को हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 1999 में वे शिवहर से लड़ रहे थे और पत्नी लवली आनंद वैशाली से लड़ रही थी। तो वो कहे कि हम यहाँ से वहाँ गए, इसी बीच मतलब हमको हरा दिया गया साजिश के तहत। लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जो हार कभी पचा नहीं पाए, नहीं थमी ही नहीं। अच्छा, थमी नहीं। वे 2004 तक खुद लड़े, लेकिन 4 के बाद में जब सजाप्ता हो गया तो उनकी पत्नी 2 चुनाव लड़ी, लेकिन विजय नसीब नहीं हुआ। तो 1999 में जब अनवारुल हक साहब जीते और मतलब सांसद बने, तो 2004 में राष्ट्रीय जनता दल ने फिर यहाँ से मधुबन के विधायक रहे और राज्य सरकार में काफी कद्दावर नेता थे सीताराम सिंह, उनको टिकट दिया और उनके अगेंस्ट में फिर आनंद मोहन थे। तो फिर सीताराम सिंह ने आनंद मोहन को मात दे करके पार्लियामेंट पहुंचे। लेकिन 2009 में फिजा बदल गई। यहाँ पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई, राजद से सीताराम सिंह रहे और उस दूसरे तरफ से अनवारुल हक साहब भी मैदान में थे और भाजपा पहली बार उस सीट पर बैस बिरादरी से आने वाली एक ताकतवर नेता थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, जिनकी हत्या हुई थी पटना आईजीएम में ब्रिज बिहारी प्रसाद की। उनकी पत्नी को टिकट थमा दिया गया, जो मोतिहारी से लगातार विधायिका रही और राज्य सरकार में मंत्री भी रही और 1998 में मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को हरा चुकी थी और उन पर बीजेपी ने दाव आजमाया और पहली बार शिवहर के इतिहास में भाजपा ने अपना कमल खिला दिया और रमा देवी अपनी जीत को बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगा दी। अब तक किसी सांसद ने या प्रतिनिधि ने वहां लोकसभा के चुनाव में हैट्रिक नहीं लगाया। लेकिन यही चुनाव में जो है मुद्दा बना हुआ कि जो इतनी स्ट्रांग कैंडिडेट थी रमा देवी, लगातार उन्होंने जो है विक्ट्री हासिल की,
फिर भी इस इलेक्शन में उनका टिकट कट गया। टिकट कटा नहीं है, मतलब वह सीट ही कट गया है। आप जो टिकट कटने की बात कर रहे हैं तो वह टिकट रमा देवी का नहीं कटा है। रमा देवी का टिकट कटना तब होता जब भाजपा वहां चुनाव लड़ती और भाजपा किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देता। ये भी तो सवाल उठता है कि वहां भाजपा ही कट गई। जहां पे इतना बढ़िया जो है भाजपा परफॉर्म कर रही थी, वो सीट आखिर लूज क्यों की? या नीतीश कुमार से गठबंधन बचाने के लिए। नीतीश कुमार को शिवहर सीट चाहिए था आनंद मोहन सिंह के लिए। आनंद मोहन सिंह तो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनको अपनी पत्नी को लड़ाना था और वह सीट उनको मिला। अब क्या समीकरण तो बिल्कुल बदल गया है। आनंद मोहन एक बार फिर से आ गए हैं। लवली आनंद पत्नी उनकी लड़ रही हैं, तो एक तरह से उनका पूरा जो है नहीं ना, आनंद मोहन अभी क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार वह पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं। अकेला कैंपेन नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में अब की बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केवल वो अकेले नहीं, वे खुद हैं, उनके दोनों बेटे बेटी और बहू लगातार चुनाव मैदान के कैंपेनिंग में लगी हुई हैं और किसी तरह से शिवहर को जीतना उनका लक्ष्य है। इसके लिए उनको जो जो करना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ जाना पड़ रहा है, वे जा भी रहे हैं। ये तो हो गई आनंद मोहन लवली आनंद की बात। और उनके मुकाबले जो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है रितु जायसवाल को टिकट दे करके, और वहाँ वैश्य कम्युनिटी में जो है, चूंकि रमा देवी भी वैश्य से आती थी और रितु जायसवाल भी आई हैं, तो जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी उसको आरजेडी ने फॉलो किया। एकदम सही आपने सही कहा। जो मास्टर स्ट्रोक भाजपा ने 2009 में खेला था, वही मास्टर स्ट्रोक अब की बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने शिवहर में खेल दिया है। अब की बार वहां से सीतामढ़ी के सिंहासनी पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं रितु जायसवाल। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की वह बड़ी पदाधिकारी हैं और अच्छी वक्ता हैं, उनको मैदान में उतार दिया है। और ये सवाल एक इंटरेस्टिंग और भी है, बार बार इस चीज़ को कोट कर रही हैं। उनके स्पीच जब हम सुन रहे थे तो उन्होंने बार बार इस चीज़ को कह रही हैं कि एक आईएएस की पत्नी चुनाव में मैदान में है और एक आईएएस का हत्यारा। तो इस तरह से वो चुनाव कैंपेन कर, देखिए इसका क्या शुरू में मतलब वो आईएएस के हत्यारा और आईएएस की पत्नी होने की बात कही, लेकिन उनके पति जो अरुण जी हैं आईआरएस है। अच्छा, आईएएस नहीं है, आईआरएस है। लेकिन वो भी बहुत बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में कार्यरत थे, अच्छे पद पे हैं और पढ़े लिखी रितु जायसवाल भी महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी तक जो उनका कैंपेन चल रहा है रितु जायसवाल का, आक्रामक कैंपेन चल रहा है। अब उनका कहना हो गया है कि एक बाहुबली की लड़ाई एक आम बलि से है, एक आम आदमी से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसकी काट आनंद मोहन कर रहे हैं कि नहीं मैं बाहुबली नहीं, मैं कलम बली हूँ। हमने जो किताब लिखी, बहुत सी कहानियां कविता लिखी। आनंद का स्टेटमेंट आया था कि वो बाहुबली नहीं है, वो कलम बली है। बिल्कुल। जो उन्होंने दशरथ माझी पर लिखा है, पहाड़ पुरुष दशरथ माझी, जो सीबीएसई में पढ़ाया जाता है। लेकिन आनंद मोहन जिस लिए जाने जाते हैं, उस चीज को रितु जायसवाल पूरी तरह से भुनाना चाह रही है। और यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रितु जायसवाल के लिए कि रमा देवी वैश्य बिरादरी से आती थी। यह सीट भाजपा से चला गया जदयू में, तो वैश्य वोटरों में नाराजगी है। यह नाराजगी दिख रही है और सोशल मीडिया में यह वार प्रतिवार जोर शोर से चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गई महागठबंधन और एनडीए की बात। ये जो तमाशा है, इसमें एक और ट्विस्ट है। इसमें पूर्व सांसद सीताराम सिंह के पुत्र राणा रंजीत जो है एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं और वो त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिकोणीय बनाने किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए उनका रणनीति मतलब आज से नहीं है, मतलब वो 2-3 साल से फील्ड में तैयारी कर रहे थे। वे जन सुराज से जुड़े हुए थे और शिवहर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जाते थे और उनके लिए क्षेत्र नया नहीं है। उनके पिताजी सांसद उन्होंने काम किया है, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और इस तरह से इधर की रिश्तेदारी उधर की रिश्तेदारी, इधर मतलब शिवहर और पूर्वी चंपारण का जो मधुबन इलाका है, काफी लोगों का संबंध है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए नया क्षेत्र उनके लिए नहीं है और इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया है। जन सुराज जब चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी तो इन पर एआईएम ने दाव लगाया और टिकट इनको मिल चुका है, इनका नामांकन भी हो गया है और ये चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इनका दावा है कि कितना दम लग रहा है आपको? दम तो अभी मतलब
मुस्लिम वोटरों में भी नाराजगी है महागठबंधन को लेकर। जाहिर सी बात है, बिल्कुल, जैसे उसी को इनकैश करने की इनकैश करने की कोशिश है कि अगर मुस्लिम वोटर अगर राणा रंजीत की तरफ इंटरेक्ट हो जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा पूर्णिया में, देखिए सिवान। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है कि मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं नाराज है। पूरे बिहार में मुसलमानों में एक नाराजगी है महागठबंधन को लेकर के, लेकिन क्या इतनी भी नाराजगी है कि मुस्लिम सारे इंटैक्ट होकर के MIM के पक्ष में वोट करेंगे? और क्या अगर मुस्लिम उनके साथ हो भी जाते हैं तो क्या राणा रंजीत राजपूत वोटर जो एक अहम भूमिका वहाँ पे निभाता है, वो सभी वोटर्स को यूनाइट कर पाएंगे? कि देखिए उस प्रयास में वे उस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन यह चुनाव है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुस्लिम के यूथ में ज़्यादा नाराजगी है, आप देखते होइएगा। अभी जो महागठबंधन के डॉक्टर राजेश कुशवाहा और रितु जायसवाल का मोतिहारी में नॉमिनेशन हुआ तो मंच पर किस तरह का मतलब एक वाकया सामने आया। पूर्व विधायक फैसल रहमान मंच छोड़ के चले गए, सोशल मीडिया पर खूब बवाल चला। तो शाम में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें पवन जायसवाल से बुलवाया गया कि कोई नाराजगी नहीं है, या बुलवाया नहीं गया। हाँ, फैसल रहमान बोले कि कोई नाराजगी नहीं है। उनके साथ राजद की प्रत्याशी रितु जायसवाल और पूर्व मंत्री और नरकटिया के विधायक शमीम अहमद खान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो एक बार तीर कमान से निकल जाती है। चुनाव में छोटी छोटी बातों पर लोग ध्यान देते हैं, बड़ी बातों को तो छोड़ दीजिए, छोटी छोटी बातों पर लोग ध्यान देते हैं। चुनाव में अगर जो वोट मांगने जाता है, बाप को अगर प्रणाम किया और बेटा को प्रणाम नहीं किया और बेटा 18 साल का है और वोट देने जाने वाला है, तो वह भी नाराज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जातीय समीकरण क्या कहता है वहाँ? जातीय समीकरण इस बार कहीं ना कहीं जो है बिहार में जातीय बेसिस पे जो है बहुत ज्यादा नहीं, बिहार में अब की बार चुनाव जाति आधारित हो ही रहा है। जिस तरह से जाति आधारित गणना हुई उसका इम्पैक्ट बिहार में दिख रहा है, और इस चीज को महागठबंधन अच्छे तरीके से फॉलो भी किया है और उसी हिसाब से सीट भी बांटा है। आप देख सकते हैं कि शिवहर में राणा रंजीत के अलावे एक और प्रत्याशी है, योगी अखिलेश्वर वैष्णव। अच्छा, वो भी योगी स्टाइल के लिए जो है योगी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और वे भी लड़ाई को अपनी तरफ बता रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सहरसा वाले और सोनबरसा वाले का शिवहर में नहीं चलेगा, शिवहर में चलेगा तो शिवहर के बेटा का चलेगा। नहीं, ये तो जितने 12 प्रत्याशी हैं सबका ये दावा रहेगा कि हम जीतेंगे, और हम जीत रहे हैं, लेकिन वो असर किस रूप में कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। कहाँ उनका वोट बैंक है, किस इलाके में उनका प्रभाव है, ये भी देखिए। वे मतलब शिवहर में जिस जाति से आते हैं उसमें अभी उनका क्या, किस जाति से? ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य बिरादरी के ही एक जाति से, वैश्य बिरादरी की जाति से आते हैं, और वो खासकर जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोगों में उनको लेकर अभी अट्रैक्शन है। और उसके बाद में शिवहर में वैश्य निर्णायक है, जो आप देख सकते हैं कि 3 बार के चुनाव में रमा देवी हैट्रिक लगाती है। इसलिए मतलब कितने % वैश्य की आबादी लगभग? वैश्य मतलब वहाँ निर्णायक लगभग 20 से 25% के करीब में है। उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद में राजपूत हैं, और दलित महादलित लगभग 22 से 23% है। और अन्य मुख्य रूप से देखा जाए तो वैश्य, दलित महादलित, मुस्लिम, राजपूत, ये जो है निर्णायक में है। इसके अलावा अन्य पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति हैं, सवर्ण में ब्राह्मण हैं, मतलब शिवहर साइड में ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ये वोटर अब कौन किसके पाले में जाता है यह चुनाव के समय बताएगा। अभी चुनाव की सुगबुगाहट चौक चौराहों तक ही सीमित है, गांव की पगडंडियों तक अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो नामांकन का दौर चल रहा था और नाम वापसी हुआ। अब यहाँ से शुरू होगा, लेकिन नेताओं शिवहर बिहार का हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी है, दूसरी तरफ चर्चित मुखिया, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, जिनको दिल्ली में सम्मानित किया गया है, रितु जायसवाल हैं। एक तरफ से पूर्व सांसद सीताराम सिंह के सबसे छोटे बेटे राणा रंजीत सिंह हैं, और एक तरफ से अखिलेश्वर वैष्णव है, और अन्य प्रत्याशी भी हैं जो अपने आप को मैदान में जीतने का ही दावा कर रहे हैं। मतलब ये 4 प्रत्याशियों के नाम आपने लिए कि ये जो है टॉप 2-4 में आपको दिख रहा है।
एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग है। पवन जायसवाल बड़ा चुमावन वगैरह करते फिर रहे थे, और इस बार लोकसभा चुनाव में तो खैर ये राधा मोहन सिंह के साथ नजर आए हैं, लेकिन वो ढाका उनका इलाका है, ढाका विधानसभा के वो विधायक हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। रमा देवी जी भी वैश्य थी, तो क्या कहीं इसका असर भी जो है हो सकता है कि अब देखिए, पहले जो बात रही हुई हो उन सब बातों को अब डैमेज कंट्रोल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है अब सब उन सब बातों को दरकिनार किया जा रहा है। पवन जायसवाल भी खुलकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में शिवहर में भी बोलना शुरू कर दिए हैं। केवल अब मोतिहारी तक बात, मोतिहारी में एक ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं वो, बल्कि उनका जो अपना इलाका है उधर कम एक्टिव नहीं, एक्टिव है। रात भी मतलब ढाका के अटल सभागार में उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें आनंद मोहन सिंह के विधायक बेटे चेतन आनंद और चेतन आनंद की पत्नी के साथ बैठक करते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्हीं के द्वारा डाला गया है। पवन जायसवाल बीच में एक खबर ये भी आई थी कि कुछ अपमानित करने वाली, हाँ, तो उस खबर का खंडन नहीं हुआ। हाँ। पवन जायसवाल के द्वारा मतलब सार्वजनिक रूप से मतलब अंदर खाने में क्या थे वह चर्चा काफी जोर पकड़ा था। जैसे ही मोतिहारी की घटना हुई, मतलब फैसल साहब वाली, उसके बाद में वहां से वो घटना सामने आ गई। लेकिन अब पवन जायसवाल खुलकर एनडीए के लिए मैदान में उतरते दिख रहे हैं। अभी का सिनारियो, आखिरी सवाल हम आपसे इस पर डिस्कस कर लें, हालांकि इस पर तो बार बार चर्चा हम लोग करते रहेंगे, लेकिन आज जिस पोजीशन में है, चूँकि अभी वक्त थोड़ा सा है अभी इलेक्शन में, अभी का सिनारियो क्या कह रहा है आपकी नज़र? अभी का सिनारियो मतलब पलरा किसी का नहीं कह सकते हैं कि भारी है और किसी का कम। लड़ाई जबरदस्त है, भीषण रण है, संघर्ष कड़ा है दोनों तरफ से इंडिया और एनडीए। लेकिन अब तो मैदान अब सजेगा जब नेताजी लोगों का हेलीकॉप्टर उतरेगा, भीड़ से आकलन होगा कि कौन कितना पानी में है, और भीड़ के बाद में पोलिंग बूथ पर जाने के बाद में चलेगा पता, क्योंकि अभी तक का जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें वोटिंग परसेंट गिरा हुआ है, जो एनडीए के लिए चिंता का विषय है। जी, तो तमाम दर्शकों के लिए एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो से यह खबर है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई बहुत भीषण है और सब प्रत्याशी जो है अपना पसीना बहा रहे हैं, अपना तमाम तरह के जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किधर का पल्ला भारी है और क्या कुछ है। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि ख़ास तौर से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो है भीषण लड़ाई की खबर वहाँ पे मिल रही है, और पलड़ा किधर भारी है अभी यह कहना मुश्किल है। सीताराम सिंह के पुत्र राणा रंजीत जी भी वहाँ से एमआईएम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये कितना लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, कितना कुछ जो है अपने खेमे में लोगों को ला पाते हैं, या फिर किस तरह की फ़ाइट दे रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसटीवी न्यूज़ पर तमाशा 2024 का।